संसदीय प्रक्रिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं मेरा सीक्वेंस बता देती हूँ कि मैं आपको किस तरह पढ़ाने वाली हूँ। संसदीय प्रक्रिया में हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे सामान्य बातों की। कुछ सामान्य जो तथ्य हैं हम केवल उनकी चर्चा करेंगे आज, जिससे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं होती हैं, ये ध्यान रखना। फिर दूसरे में हम चर्चा करेंगे सत्र की, कितने सत्र होते हैं, किस प्रकार बुलाया जाता है, सत्रों में किस प्रकार कार्य होता है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है ना, जैसे कि चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, क्या होते हैं हम चर्चा करेंगे इसकी दूसरे में। और तीसरे में फिर अपन चर्चा करते हैं हम सब लोग प्रस्ताव, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, सुना होगा, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इस प्रकार कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे विधेयक, संसद में कितने प्रकार के बिल, संसद में कितने प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की। तो बताओ बच्चों किसकी चर्चा करेंगे, संविधान संशोधन, आप कह सकते हैं संविधान संशोधन नहीं, सॉरी, विधेयक का बिल है एक तरह से। ये पांचवा हिस्सा हम डिस्कस करेंगे संसद की समितियां, संसद की समितियां। समितियां बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती हैं और कई बार कुछ क्लासेस में इस पॉइंट को टच भी नहीं करते हैं टीचर्स वगैरह। तो हम यहाँ समितियों को मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, याद करवा देंगे, समझते हुए चलेंगे। तो ये हमारे राज, अब चेक करो वॉइस को। रिया, अभी संविधान सभा में समय लगेगा, ठीक है ना, अभी जो विधानसभा है उसमें समय लगेगा, सॉरी, संविधान सभा जो है उसमें भी अभी टाइम रहेगा। पहले अपन केंद्र पढ़ेंगे, फिर राज्य पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा वगैरह के जो चैप्टर्स है वो शुरू करेंगे। आप वॉइस की अब क्लियरिटी है, मुझे हाँ ना का रिप्लाई दो। संजेश, आवाज अब क्लियर है, मुझे जवाब दो। क्लियर अभी भी नहीं हो रही आवाज, मैं बोल रही हूं तो कट कट के आ रही है। नहीं, नेट तो प्रॉपर चल रहा है, आवाज ठीक आ रही है। क्लियर है ना? शुरू करें टॉपिक को। देखो, संसदीय समितियां, विधेयक, प्रस्ताव, सत्र और सत्रों में कार्य कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे और हम पढ़ेंगे बाकी की अन्य सामान्य चर्चाएं। अब ये सारे पॉइंट आपको धीरे धीरे मिलेंगे। अभी हम सबसे पहले आज जो चर्चा करेंगे वो सामान्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि संसदीय प्रक्रियाओं में सामान्य बिंदु क्या है। संसदीय प्रक्रियाओं में सामान्य बिंदु में सबसे पहले आपको एक अनुच्छेद जो है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, जो कि बच्चा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, परंतु हम छोड़ देते हैं इस बिंदु को। तो आपके यहाँ इस पॉइंट को समझ लो थोड़ा सा आज। वो क्या है, किसके बारे में बात करता है? सचिवालय के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेगा? सचिवालय के बारे में। अब देखो, सचिवालय, इसमें सबसे पहला पॉइंट 1 नंबर आपको क्या लगाना है, सचिवालय के बारे में क्या कहा जाता है। देखो, सबसे पहला आपके 98 में सबसे पहला बिंदु यह कहता है कि संसद में सभी सदन का, 2 सदन है हमारे यहाँ मुख्यतः, संसद में सभी सदन का अपना अलग अलग सचिवालय होगा।
तो आपको बिंदु क्या ध्यान रखना है, 98 में क्या कहा गया, 98 के पहले बिंदु में यह कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि संसद जो होंगे, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो संसद के जो 2 सदन होंगे उन 2 सदनों का अपना अलग अलग एक अलग सचिवालय होगा, अपना अलग अलग सचिवालय होगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे बिंदु पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये जो सचिव होंगे उन सचिवों की नियुक्ति, उन सचिवों की नियुक्ति व शर्तें, नियुक्ति व शर्तें, इनके जो नियम है वह संसद द्वारा बनाए जाएंगे। समझो पॉइंट को समझो। जो सचिव होंगे जो इन सचिवालयों में, अब देखो बच्चा जो है वो कई बार एक पॉइंट पर अटकता है, मैम सचिव और सचिवालय क्या है, सचिव और सचिवालय जैसे, तो सचिवालय एक सेक्रेटरीट होता है, एक प्रशासनिक कार्यालय होता है, यूं समझो। मैं इस पॉइंट को तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूं। हमारे 2 तरह से राजनीति चलती है, एक तो होती है राजनीतिक पद और एक होते हैं प्रशासनिक पद। देखो गौर करना, आपके यहाँ जितने भी सांसद होंगे, विधायक होंगे, उनके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है ना, क्यों, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। सैन्य मंत्री बना दिया पर सेना का ज्ञान नहीं है, शिक्षा मंत्री बना दिया परंतु खुद के पास कोई शिक्षा की डिग्री नहीं है। तो उन व्यक्तियों को, उन मंत्रियों को, उन सांसदों को, उन विधायकों को शैक्षिक आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप में नेता जो जनता के प्रिय होंगे, ठीक है, और इन नेताओं को जो शिक्षा संबंधी या कह सकते हैं, जो यूं कह सकते हैं, जो चीजें, जो नॉलेज एक एजुकेटेड आदमी को होता है कि किस तरह प्रशासन या किस तरह देश को चलाना चाहिए, वो सारे जो कार्य है वो प्रशासनिक व्यक्ति करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आईएएस, कलेक्टर वगैरह, तो यही आईएएस जो होंगे वो जैसे ही यूं कह सकते हैं इनका कार्यकाल काफी लंबा, जैसे कि कलेक्टर के पद पे रहा, तो यही जो आईएएस है वो आगे चलकर कुछ समय बाद में सचिवालयों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सचिवालय एक तरह से प्रशासनिक इकाई है, ठीक है, प्रशासनिक इकाई होती है, यूं समझो। जो ये जो नेता होते हैं यह अपनी बात को जनता के बीच में रखते हैं और जनता के ही होते हैं, जनता इन्हें चुनती है, जनता के होते हैं, जनता इन्हें चुनती है, इसलिए जनता इनकी बात भी मानती है। पर इनको क्या करना है यह बात कौन बताता है, प्रशासनिक व्यक्ति बताता है, ठीक है। अब देखो जो संसद में, यूं समझो, संसद में अपना अपना, हर सदन का अपना अलग सचिवालय होगा, अपना अपना अलग सचिवालय होगा, और जो सचिवालय है उनमें जो सचिव होंगे, उन सचिवों की नियुक्ति की शर्तें, नियुक्ति व अन्य कोई सेवा शर्तें हैं, उनके आधार, उनके लिए जो नियम है वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे। पॉइंट को समझो, हर सदन का अपना सचिवालय होगा, और दूसरा उन सचिवों के लिए सेवा शर्तें, नियुक्ति संबंधी कोई भी जो भी शर्त होंगी, जो नियम होंगे, वो स्वयं संसद द्वारा बनाए जाएंगे, स्वयं संसद द्वारा बनाए जाएंगे। तीसरा बिंदु क्या ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखो। जब तक संसद नियम नहीं बनाती, ध्यान क्या रखना है, जब तक संसद नियम नहीं बनाती है तब तक राष्ट्रपति जो है वह नियम बना सकता है। तो जो सचिव है, जो सचिवालय है, उनसे संबंधित नियम संसद बनाएगी, और जब तक संसद नहीं बनाती है तब तक राष्ट्रपति बना सकता है, परंतु राष्ट्रपति को अध्यक्ष व सभापति की परामर्श लेनी होगी। आप यूं कह सकते हैं, जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी सचिवालय के लिए, जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी तब तक अध्यक्ष और सभापति की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर। पहला बिंदु, हर सदन का अपना अलग अलग सचिवालय होगा। दूसरा बिंदु,
सचिवालयों या कह सकते हैं जो सचिव हैं उनके लिए नियुक्ति और सेवा शर्तें संसद तय करेगी। नियम कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तीसरा बिंदु आप तुम्हें क्या ध्यान रखना है सब बच्चों को, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अगर संसद नहीं बनाती है तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा की परामर्श में कह सकते हो कि परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाएंगे। 3 बिंदु क्लियर? यस यो नो में जवाब दो फटाफट। सचिवालय से संबंधित पॉइंट क्लियर? सचिवालय का उल्लेख कहां मिलेगा? संसद के सचिवालय का उल्लेख संविधान में है, बिल्कुल ध्यान रखना। सचिवालय का उल्लेख कहां है? 98 में। और नियम कौन बनाता है? संसद। और अगर संसद नहीं है तो नियम कौन बनाएगा? बताओ। राष्ट्रपति, बिल्कुल राष्ट्रपति नियम बनाएगा। अब एक बात समझो, सचिवालय, अब मैं आपको बताती हूं वास्तविक स्थिति में क्या रहता है। तो ये है आपका लोकसभा सचिवालय, ठीक है, और ये है आपका राज्यसभा सचिवालय। ये है आपका लोकसभा सचिवालय और ये है आपका राज्यसभा का सचिवालय, ठीक है। देखो, लोकसभा सचिवालय, इसमें जो सचिव होगा उसे क्या कहा जाता है? महासचिव। राज्यसभा में जो सचिव होगा उसे क्या कहा जाता है? महासचिव। और दोनों के महासचिव अलग अलग होंगे, एक नहीं होगा। लोकसभा का अलग होगा, राज्यसभा का अलग होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बिंदु तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इस महासचिव के पद पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। और इसमें भी बिल्कुल इस पद पर भी प्रशासनिक आईएएस अधिकारी होता है। तो लोकसभा सचिवालय में महासचिव उस पद का नाम है। बिल्कुल शारदा जी, ये टॉपिक राजस्थान पुलिस में है, निश्चिंत रहो। महासचिव का पद है। और दूसरी बात क्या है? प्रशासनिक आईएएस अधिकारी। कौन होता है महासचिव? जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं ना, उन्हें हम कह सकते हैं महासचिव। तीसरा बिंदु इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है? जो तीसरा बिंदु है वो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इनकी नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? अभी जैसे कि मैं कब पढ़ा रही थी, शायद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पढ़ा रही थी, तब कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछा था उस वक्त बीच में कि मैम लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। ऐसे प्रश्न तुम्हें मिल रहे होंगे। बिल्कुल सभी रिट में भी है, रिट में भी है। संजेश, वंदना जी, बिल्कुल वंदना जी, आप काफी समय बाद दिखे हैं हमें, ठीक है। देखो, नियुक्ति कौन करेगा? ऐसे प्रश्न आप सबने एग्जाम में देखे होंगे। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, पहला बिंदु। और इसमें अगर मैं बात करती हूं नियुक्ति की, तो बिल्कुल इसमें नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। तो महासचिवों की नियुक्ति यहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें सभापति के द्वारा की जाती है। चौथा बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है? इनका कार्यकाल कितना है? तो ध्यान रखो, इनका कार्यकाल जो है वो कोई निर्धारित नहीं है। जो उन्हें जब नियुक्ति का जो एक लेटर दिया जाता है, जो नियुक्ति पत्र होता है, उसी में उनके कार्यकाल की व्याख्या है, उसी में उनके कार्यकाल की व्याख्या है। तो इसका भी कोई कार्यकाल नहीं है, इसका भी कोई कार्यकाल नहीं होता। अब अगला बिंदु, पांचवा पॉइंट समझो, त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देंगे? तो बच्चों एक बात कॉमन सी समझने वाली है, लोकसभा अध्यक्ष को, जो नियुक्ति कर रहा है उसे ही त्याग पत्र देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। और अगर मैं इसकी बात करती हूं तो बिल्कुल यह भी त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को। तो समझो क्या समझना है इस पॉइंट में, इस पहलू में कहीं कोई डाउट है तो मैं आगे चलूं? डाउट है तो मैं समझाऊं, डाउट नहीं है तो अपन आगे चलते हैं। देखो, डाउट है तो लिखो।
बिल्कुल मोहित, संसद है। संसद जो टॉपिक है वो हर कोई भी, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, आरएस, आईएएस, पटवारी, राजस्थान पुलिस या किसी भी अदर स्टेट का भी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की, तो संसद टॉपिक सब में है और संसद में ये टॉपिक जरूर आता है। मैं कोई अलग से तुम्हें सचिवालय नहीं पढ़ा रही हूँ, प्रशासनिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक सब में आता है, ये ध्यान रखो। अब देखो, लोकसभा, देखो हर सदन में अपना सचिवालय होगा, लोकसभा का सचिवालय अलग, राज्यसभा का सचिवालय अलग। तो लोकसभा सचिवालय में महासचिव होता है और वो कौन होगा? एक प्रशासनिक आईएएस अधिकारी होगा, रिटायर्ड, ठीक है ना। दूसरा, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है जब तक लोकसभा अध्यक्ष रखना चाहे। दूसरा, तीसरा, त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देकर जा सकता है। राज्यसभा में सेम है, महासचिव होता है, आईएएस अधिकारी होगा, रिटायर्ड, नियुक्ति सभापति करेगा, कार्यकाल फिक्स नहीं है, त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को देगा। यहां तक पॉइंट क्लियर? यहां तक अगर पॉइंट क्लियर है तो फिर मैं आगे चलती हूं। देखो, लोकसभा सचिव और राज्यसभा सचिव के लिए एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, ये क्लियर हुआ? देखो बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है, ये जो चार्ट है इससे क्वेश्चन आता है। मैं आपको कमिटमेंट दे सकती हूँ कि जब प्रश्न आएगा ना तब बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाता है। तो आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं आज सचिवालय पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ। लो देखो, आगे अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जिसका आपको बड़ा ही गौर करके ध्यान रखना है। और वो ध्यान रखने वाली बात क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और कह सकते हैं लोकसभा का जो सचिव है और जो राज्यसभा का सचिव है, इन दोनों के जो सचिव होते हैं यह है कैबिनेट सचिव के बराबर इनको दर्जा दिया गया। कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा दिया। आपके भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक पद कौन सा है? प्रशासनिक, सेक्रेटरीट बोलते हैं ना जिसे हम सचिव है, ठीक है। सबसे बड़ा पद कौन सा है प्रशासनिक में? वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव, वही कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव को दिया गया। गौर करना, यह दर्जा 1990 के बाद दिया गया। कब दिया गया? 1990 के बाद बराबर दर्जा दिया गया। इससे पहले इनको बराबर दर्जा नहीं दिया गया था। इससे पहले इनको बराबर दर्जा नहीं दिया गया था। ध्यान हुआ पॉइंट को? लोकसभा महासचिव, राज्यसभा महासचिव, कैबिनेट महासचिव के बराबर इन्हें दर्जा मिला 1990 के बाद। और दोनों के कार्य क्या है? दोनों काम क्या करते हैं? सदन में बिलों पर अपनी प्रशासनिक राय को पेश करते हैं। जो प्रशासनिक राय होती है, जो प्रशासनिक राय होती है, प्रशासनिक राय को पेश करते हैं। तो सदन में बिल जो होंगे, विधेयक जो रखे जाएंगे, उन पर अपनी प्रशासनिक राय को पेश कौन करेगा? सदन के सचिव पेश करते हैं। चलो, अब आप करंट से जुड़े हुए तो हो ही, मुझे ये बताओ लोकसभा में कौन है सचिव और फिलहाल राज्यसभा में सचिव कौन है? एग्जाम में प्रश्न पूछूं? नहीं पंकज जी, महासचिव बिल को रोक नहीं सकते हैं, बस अपनी विचारों को रख सकते हैं। नहीं रंजीत, मैं पूछ रही हूं लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का सचिव कौन है और राज्यसभा का सचिव कौन है? जवाब दो मुझे, जवाब दो। कौन है सचिव? देखिए, स्नेहलता जी, स्नेहलता जी, ये आप यूं कह सकते हो कि
लोकसभा की प्रथम महिला सचिव भी हैं। 2017 से इन्होंने अपना पद धारण कर रखा है। तो आप यूं कह सकते हो लोकसभा का जो सचिवालय है उसमें वर्तमान में लोकसभा का सचिव कौन है? स्नेहलता प्रथम महिला सचिव भी हैं। 2017 से इन्होंने अपना पद प्राप्त कर रखा है। बिल्कुल। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सचिव हैं वो दीपक वर्मा है, जिन्होंने भी 2017 से अपना पद प्राप्त कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी सही कह रहे हैं। लोकसभा में तो स्नेहलता जी है और राज्यसभा में दीपक वर्मा जी जो है वो वर्तमान में सचिव हैं। 2017 से इन्होंने पद अपना धारण कर रखा है, प्राप्त कर रखा है। चलो मुझे ये बताओ, राज्यसभा में कोई महिला सचिव भी रही है क्या? राज्यसभा में कोई महिला सचिव भी रही है क्या? सुधीर अब तो आ गई होगी आवाज ठीक, अब आ रही होगी आवाज ठीक, आ रही होगी अब तो। ठीक है आवाज अब? देखो 2017 में मुझे बताओ, नहीं मीरा कुमार, वो मीरा कुमार है, कुमारी भी नहीं, रुचिका कुमारी मत लगाओ उनके आगे, ठीक है। पहली महिला जो है वो रमा देवी जी है, वो प्रथम महिला भी है। प्रथम महिला रमा देवी। प्रथम महिला कौन? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी ने सही कहा, वीएस रमा देवी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल 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 बलराम जी सही कह रहे हैं। आवाज अब क्लियर आ रही है? अब सही है? ठीक हो जाएगी आवाज, अभी निश्चिंत रहो, आवाज ठीक है अब मुझे जहां तक लग रहा है। बीच में बफर नहीं थोड़ा सा रोका गया तो कुछ आवाज को लेकर इशू था ना, वो शॉर्ट आउट किया है टेक्निकल टीम ने। अब आवाज आपके पास बहुत अच्छे से आएगी, निश्चिंत रहो। ठीक है ना, क्लियर? हाँ ना में जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, राज का, जितेंद्र का, विवेक जी का मेरे पास आ गया रिस्पॉन्स। चल रहा है अब सही है आवाज को, बिल्कुल। शारदा जी, सविता जी, अजीत, मोहित, अब सही है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। माफी चाहती हूँ आज आपको थोड़ा सा परेशानी हुई आवाज को लेकर, आप ठीक है ना, मुझे पता है थोड़े से परेशान हुए आवाज को लेकर, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। आगे से नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। अभी देखो आगे, तो हमने क्या चर्चा की? संसद के सचिव के बारे में चर्चा की है, ठीक है। अब ध्यान रखो, इस सचिवालय को लेकर अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना शाम को मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है ना। गौरव पटेल जी सही है ना, राजेश जी, शारदा जी, अब ठीक है आवाज। देखिए, लोकसभा सचिव में हर सदन का अपना अलग सचिवालय होगा। अब हर सदन का अपना अलग सचिवालय, तो सबके महासचिव भी अलग अलग, और जिसके महासचिव, जिस सदन के जो महासचिव है उसकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा का राज्यसभा में करेगा। और ये दोनों जो सदन के सचिव होंगे ना, ये किसके बराबर दर्जा प्राप्त करते हैं? बताओ जरा, किसके बराबर दर्जा? क्या लिख रहे हैं सुमित जी? एक मिनट, सुमित जी ने क्या लिखा है? सुमित जी का प्रश्न क्या है? हाँ बिल्कुल, आप यूं कह सकते हो प्रसाद पर्यंत। पर ध्यान रखना, मैंने अभी आपको ये जो बात बताई है यह संविधान में लिखी हुई नहीं है। संविधान में केवल 3 ही बिंदु लिखे हैं। पहला बिंदु, हर सदन का अपना अलग अलग सचिवालय होगा। दूसरा बिंदु, जो नियुक्ति है, जो सेवा शर्तें हैं वो संसद तय करेगी, ठीक है। और तीसरा बिंदु, अगर संसद तय नहीं करती तो राष्ट्रपति तय करेगा।
ये जो सारे पॉइंट है ये संविधान में वर्णित नहीं है कि कैबिनेट के बराबर दर्जा देना है, ये बार बार नियम बनाए जाते हैं, नियम है, संविधान में इनकी व्याख्या नहीं है। दोनों सचिव जो है वो कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा रखते हैं, ठीक है ना। और ये दर्जा बराबर होने का यूं मतलब समझो ये सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। और ध्यान रखना बेटा 1990, ध्यान क्या रखना है, 1990 के बाद बराबर दर्जा मिला, उससे पहले इन्हें जो विभागीय सचिव होते हैं उनके बराबर दर्जा था, विभागीय सचिवों के बराबर दर्जा था, परंतु 1990 के बाद कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा दिया गया। अब देखो, चलो बताओ वर्तमान में कौन है, स्नेहलता जी 2017 से, यहां सचिव कौन है, दीपक वर्मा 2017 से, महिला जो रही है महिला कौन है बताओ, रमा देवी। एक मिनट, देखो आगे चलते हैं। तो सचिवालय को लेकर पॉइंट क्लियर। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूं जो एग्जाम में टच करता है, या हो सकता है रिट की या पटवार की एग्जाम में प्रश्न आ जाए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, जब मैंने उस प्रश्न को देखा तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को इन प्रश्न के या इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए मुझे ये बताइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचन कौन करता है, बोलो जरा, जवाब दो फटाफट। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? सचिव का कार्यकाल होता है या नहीं? कार्यकाल तो होता ही है, काम तो करते ही है, पर कार्यकाल का निर्धारण जो है वो अध्यक्ष ही करेगा कि उन्हें कितने समय तक वो सचिव चाहिए पद पर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। बताओ बताओ, निर्वाचन कौन करवाता है, निर्वाचन कौन करवाता है? चलो मैं शब्द को थोड़ा और क्लियर कर देती हूं, निर्वाचन कौन करवाता है बताओ, कौन करवाता है, कौन करवाएगा? बच्चों इतनी गलतियां नहीं नहीं नहीं, सही जवाब दो। सविता, सुभाष मूड, सुभाष मूड ऑप्शन की कहां जरूरत है बताओ, मैं उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल हरकेश का जवाब आया मेरे पास में, निर्वाचन मंडल। हरकेश ने जवाब दिया निर्वाचन मंडल, पर मैं कहूंगी हरकेश निर्वाचन मंडल नहीं, आप इसे कहोगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, आयोग कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर, निर्वाचन आयोग, मंडल नहीं बच्चों, मंडल नहीं, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन मंडल एक बहुत अलग अलग चीज है। निर्वाचन आयोग है करने वाले और मंडल है मतलब करवाने, निर्वाचन आयोग है करवाने वाले और मंडल है करने वाले। आयोग करवाता है, करवाता है, ठीक है, और मंडल जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं, वो निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन करते हैं। बच्चों पॉइंट क्लियर है क्या? निर्वाचन मंडल निर्वाचन करते हैं, करते हैं, और ये निर्वाचन आयोग करवाता है। तो चुनाव कौन करवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, सही समझे, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है। अब एक होता है पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। तो बताओ राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी कौन होगा? बताओ पीठासीन अधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बताओ। रुचिका आर्टिकल्स मैं बताती चलूंगी, पर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था इस पॉइंट को, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस पॉइंट को इतने बच्चे गलत जवाब देंगे। क्या पीठासीन कौन होता है? पीठासीन कौन होता है? देखो अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति निर्वाचन की,
तो राष्ट्रपति निर्वाचन में पीठासीन होगा लोकसभा महासचिव। पीठासीन कौन होगा? लोकसभा महासचिव। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस पॉइंट को गलती मत करना, ये मेरा आप सब लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा का महासचिव पीठासीन होता है। सबको पॉइंट क्लियर या नहीं, ये बताओ। राष्ट्रपति निर्वाचन में पीठासीन कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में पीठासीन कौन होता है? राज्यसभा महासचिव। गौर करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लिखा है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति योग्यता रखता हो लोकसभा की, और उपराष्ट्रपति में लिखा है राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। पॉइंट समझ में आ गया ना? दोनों क्लियर? प्लीज बच्चों इस पॉइंट का ध्यान रखना, इसमें गलती करने की या गलती होने की अब गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका? ये मैंने केवल सचिव की बात की है, सचिवालय की, जिसकी चर्चा आपको मिलेगी 98 में। चलिए अब 98 के बाद में आर्टिकल तो 99 आ रहा है, अनुच्छेद 99, ठीक है ना? पर मैं अनुच्छेद 99 को आप सबको बता चुकी हूं, जिसमें उल्लेख मिलेगा शपथ का कि जो संसद है, उस संसद के जो सदन है, उन सदन के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निमित्त कह सकते हो, नियुक्त कह सकते हो, निमित्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी। तो 99 में किसका उल्लेख मिलेगा? मैं पहले चर्चा कर चुकी हूं, अगर कोई बच्चा आज नया है तो अपन उसके लिए बता रही हूं। शपथ संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या निमित्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उल्लेख कहां मिलेगा? 99 में। इसको इतना डिटेल में नहीं चलेंगे अपन, क्योंकि मैं आपको पहले राज्यसभा और लोकसभा में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूं। देखो अनुच्छेद 100, इस पॉइंट पर आओ। अनुच्छेद 100, बिल्कुल राजू काफी देर लेट हो। हाँ सुनीता जी, प्रोटेम स्पीकर वगैरह हम चर्चा कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा में हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ ज्यादा नहीं बताया मैंने आपको। यहाँ मैं आपको केवल उन्हीं बिंदुओं पर डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको उन पॉइंट्स के बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है? अनुच्छेद 100 जो है, इसका पहला बिंदु क्या कहता है समझो। अनुच्छेद 100 जो है उसका पहला बिंदु क्या कहता है? अनुच्छेद 100 कहता है कि आपके यहाँ सदन में जो अध्यक्ष और सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? सभापति। ये दोनों ही सामान्य परिस्थिति में मत नहीं देते, दोनों ही सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देंगे, परंतु जब सदन में पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए, पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए तो इनके द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है। मतलब 50 इसने कहा, 50 इसने हाँ, 50 ने हाँ किया, 50 ने ना किया। अब अध्यक्ष अगर इसको वोट देगा तो ये जीत जाएगा, और अगर इसको वोट देगा तो ये जीत जाएगा। तो जैसे ही अध्यक्ष कह लो चाहे सभापति कह लो, जैसे ही अपना वोट देंगे तब निर्णय हो जाएगा। इसलिए मत नहीं देंगे, शब्द ध्यान रखना, मत नहीं देंगे, निर्णायक मत देंगे, मत नहीं देंगे, निर्णायक मत देंगे, निर्णय करेंगे, वो भी तब जब पक्ष और विपक्ष दोनों क्या हो जाए बच्चों? बराबर। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो तो अध्यक्ष और सभापति द्वारा निर्णायक मत दिया जाएगा, ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ? अब आगे समझो। ये तो मैंने आपको पहला बिंदु इसका बताया। अब मैं इसी के अनुच्छेद सब क्लॉज 3
जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करो, और वो क्या है? तीसरा बिंदु इसके बारे में कहता है कि सदन में कार्यवाही संचालित करने के लिए गणपूर्ति, बिल्कुल बच्चों आप सही बोल रहे हैं, कोरम, गणपूर्ति या कोरम 1/10 होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से समझो, या आप यूं समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल से समझो, आप यूं कह सकते हो कि सदन में कम से कम सदस्यों जिनके द्वारा सदन की कार्यवाही को चलाया जा सकता है, वो उसे क्या कहते हैं? गणपूर्ति। मतलब कम से कम इतने सदस्य होंगे तो काम होगा, अगर इतने सदस्य नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। बच्चों देखो, 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, हम मान के चलें। अब इसका 1/10 हो गया 55 और इसका हो गया 25। तो यूं समझो, लोकसभा में तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक 55 सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा में तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक कम से कम 25 सदस्य नहीं होंगे। तो यूं समझ लो कि सदन में कार्यवाही करने के लिए जो न्यूनतम संख्या होती है, हम उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, जो कि कितना चाहिए? 1/10। और संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अब समझो, इसका जो चौथा बिंदु है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड आरएस, सेकंड ग्रेड एसएसटी से दे रहा है या रिट एसएसटी से दे रहा है, तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से एक तैयार होता है। देखो यहां क्या होगा, जब सदन में गणपूर्ति पूरी नहीं होगी, तब क्या होगा? तो समझना, जब सदन में गणपूर्ति पूरी नहीं होगी तो ध्यान से सुनो, अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा में पूरी नहीं तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में पूरी नहीं होती तो राज्यसभा का सभापति। अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदन को स्थगित, या आप कह सकते हो स्थगित या निलंबित कर सकता है, तब तक जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं होती। बिल्कुल स्थगित और निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं होती। तो सदन का जो अध्यक्ष है वो सदन को स्थगित या निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं होती। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, क्या पूछ लूं? हाँ ना में जवाब दो मुझे। बिल्कुल जितेंद्र जी हाय, बिल्कुल। क्या मैं प्रश्न पूछ लूं? अब देखो एग्जाम में प्रश्न क्या रहेगा। सदन को स्थगित किया जाता है, बताओ कौन करेगा? स्थगित, सदन जो होगा उसको स्थगित कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? तो सदन को स्थगित कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष या सभापति। तो जो सदन है उसे स्थगित कौन करेगा बच्चों, बताओ? सदन का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति। ठीक है, अध्यक्ष और सभापति स्थगित करता है। अब मुझे ये बताओ जरा, अनुच्छेद 100 क्लियर है या नहीं? 100 में पहले तो लिखा है अध्यक्ष और सभापति वोट नहीं देंगे, केवल निर्णायक वोट ही देंगे। जब पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देंगे। दूसरा, गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए तभी सदन में कार्यवाही संचालित होगी। अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो अध्यक्ष व सभापति द्वारा सदन को स्थगित, ध्यान से सुनना, और निलंबित भी किया जा सकता है जब तक कोरम या गणपूर्ति पूरी न हो जाए। जब तक कोरम व गणपूर्ति पूरी न हो जाए, कोरम या गणपूर्ति पूरी न हो जाए। अब देखो,
अगला अनुच्छेद मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं वो है अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 क्या कहता है? अनुच्छेद 118 बताओ जरा, अनुच्छेद 118 क्या कहता है? समझो, अनुच्छेद 18 का पहला बिंदु जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो यह कहता है कि जो संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय जो प्रक्रिया है उनके जो नियम है, संसदीय प्रक्रिया के नियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे। देखिए आप देखते हैं ना, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, दीर्घकालीन चर्चा, ये सारे जो है ये इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये आपके सदन के नियमों में उल्लेखित है। कहाँ है? सदन के नियमों में उल्लेखित है, नियमों में लिखे हुए हैं। तो वो नियम किसने बनाए हैं? संसद ने बनाए हैं। तो जो संसद की प्रक्रिया है, सुना होगा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं यह सारी नियमों में लिखी हुई है और वह नियम बनाए किसके द्वारा गए? संसद द्वारा। फिर पॉइंट को समझो, अविश्वास, विश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इनका अनुच्छेद में, संविधान में उल्लेख नहीं है, यह संसद के नियमों में उल्लेखित है। और संसद के जो नियम है वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद द्वारा। संसदीय प्रक्रिया के नियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है ना। संसदीय प्रक्रिया के नियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे। अब अगला बिंदु समझो। अब अगला बिंदु समझाने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम सबने एक शब्द सुना है ना, संयुक्त बैठक। बच्चों सबने शब्द सुना होगा ना, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक क्या होती है? संयुक्त, बिल्कुल, संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में, आपने सही कहा। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में, यूं समझ लो, सामान्य परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में क्या लिखा है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बिल्कुल आपने सही कहा, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, सही कहा। दूसरा बिंदु, संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाएगी? जब संयुक्त बैठक तब बुलाई जाएगी जब साधारण विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाए। मान लो लोकसभा हाँ कर रही है, राज्यसभा मना कर रही है, लोकसभा मना कर रही है, राज्यसभा हाँ कर रही है। ध्यान से सुनना बच्चों एक बात, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी। ध्यान देना इस बात को, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं बुलाई जाती। तो साधारण विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा हाँ या ना कर रहे हैं, हाँ या ना कर रहे हैं, मतभेद पैदा हो जाए, तब संयुक्त बैठक बुला सकते हो। जब बजट आपका रखा जाता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो यूं समझ लो कि अनुच्छेद 108 में क्या क्या लिखा है? अनुच्छेद 108 में लिखा है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा, और अगर साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाएगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, मुझे ये बताओ, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बिल्कुल, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं इसे गलत नहीं ठहराती, मैं गलत नहीं ठहराऊंगी। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल बात सही है आपकी। अब बात मुझे ये बताओ बलराम, संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा के सदस्य आएंगे और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। अब मुझे क्या ये जवाब दो
क्या लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यह बात क्या 108 में लिखी है? क्या यह बात 108 में लिखी है? हाँ ना में जवाब दो, बस हाँ ना में जवाब दो। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है और उस लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करने की बात क्या 108 में लिखी है? बिल्कुल ममता जी ने सही कहा, कविता जी ने सही कहा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में नहीं है। तो पॉइंट समझना, जब दो सदन में मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदन के सदस्यों को एक साथ बिठाएंगे अनुच्छेद 108 के आधार पर, बुलाएगा राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। परंतु उसकी अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 118 का चौथा बिंदु है। अनुच्छेद 118 का कौन सा बिंदु है? चौथा बिंदु, ध्यान रखना। अनुच्छेद 118 का तीसरा पॉइंट भी आप सबको पता होना चाहिए और बड़ी ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इसका ये ध्यान रखना। क्या है इस पॉइंट में, समझो। संयुक्त बैठक के जो नियम होंगे, मतलब किस तरह बुलाई जाएगी, क्या उसमें नियम होंगे, तो संयुक्त बैठक के जो नियम है, संयुक्त बैठक के जो नियम है, बताओ कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा, सभापति तय करेगा, या राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सभापति तीनों तय करेंगे? बताओ कौन तय करेगा, बोलो। संयुक्त बैठक के जो नियम हैं वो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे। बच्चों बहुत अच्छे से तुम्हें इस पॉइंट को समझना है कि संयुक्त बैठक, क्या समझना है? संयुक्त बैठक के जो नियम है वह लोकसभा अध्यक्ष और सभापति द्वारा राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है ना। अध्यक्ष और सभापति दोनों की परामर्श पर राष्ट्रपति नियम बनाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब देखो, इस चौथे बिंदु में तुम्हें एक बात और समझनी है। यहां तक तो तुमने देखा कि मैडम अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल सही है। अब यहां इसी चौथे बिंदु में एक बात और लिखी हुई है, क्या? कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब क्या होगा? अनुपस्थित होगा तो क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, लोकसभा उपाध्यक्ष होगा मैडम, बिल्कुल सही कहा, मैं गलत नहीं कह रही। पर एक बात ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है बच्चों, परंतु उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा अनुपस्थिति में, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अब आप कहोगे मैडम फिर कहां है? इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यहां जो नियम बनेंगे ना, अध्यक्ष और सभापति और राष्ट्रपति मिलकर जो नियम बनाएंगे ना, उन नियमों में लिखी हुई है बात। कहां लिखी हुई है? नियमों में लिखी हुई है। ध्यान रखना बच्चों, उपाध्यक्ष जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान में अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ, यह राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए जो नियम है ना संयुक्त बैठक के, उसमें लिखा हुआ है, नियमों में लिखा है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बिल्कुल कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है मैडम अगर उपाध्यक्ष नहीं हो तो, अगर उपाध्यक्ष नहीं होता तो उपसभापति करता है। तो कौन करेगा? उपसभापति करेगा। चलो मुझे पता आपका जवाब फिर चल रहा होगा मैडम उपसभापति नहीं है तो, अगर उपसभापति नहीं है तो बिल्कुल यहां नियम बना हुआ है कि दोनों सदन आपस में बैठकर तय करेंगे कि उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। उपसभापति
नहीं है, मान लो अध्यक्ष नहीं, फिर उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं, उपसभापति, उपसभापति भी नहीं, तो दोनों सदन के सदस्य तय करेंगे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, सभापति नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, सभापति जो है वो नहीं करेगा, इतना पॉइंट ध्यान रख लेना, गलती नहीं करोगे। मुझे बताओ क्या अनुच्छेद 118 तुम्हारे दिमाग में सबके क्लियर है या नहीं? हाँ ना में जवाब दे देना मुझे जरा, थोड़ा सा हाँ ना में जवाब दो तो अपन आगे चले। देखो अब जो अगला अनुच्छेद है, सुनील जी क्या समझ में नहीं आया, क्या आप लिखेंगे थोड़ा? PR परमा जी, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो, क्योंकि मैंने कुछ आज ऐसी चीजें समझाई हैं जो आपने न कहीं पढ़ी होगी एग्जाम में, टीचर्स के साथ में या आपस में या किताबों में आपने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी होंगी बच्चों। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मुझे लगा था, एक आइडिया जरूर हुआ था कि कुछ बच्चों को ये पॉइंट नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो संविधान में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। देखो संविधान को समझना इतना आसान होता तो फिर मैं यहां थोड़ी ना होती, सीधी सी बात है। अब देखो, हाँ बिल्कुल कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं समझ में आया, एक बार देख लो मेरे साथ में, फटाफट रिवीजन के तौर पे देखो, ठीक है? एक फटाफट रिवीजन में देखो, हमने 118 का जो पहला बिंदु है उसमें यह पढ़ा कि जो संसद में प्रक्रियाएं होंगी, जो संसद में काम होंगे, उस संसद के काम के लिए नियम बनाए जाएंगे, और उस नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यूं समझो घर में कौन सा काम कैसे करना है, भाई करेंगे तो मम्मी पापा ही ना, परंतु वो लोग आपस में तय कर लेते हैं कि हमें इस नियम से इस तरह काम करना है। तो संसद किस प्रकार काम करेगी, नियम कौन बनाएगी? स्वयं संसद ही बनाएगी। पहला पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि जो संयुक्त बैठक होती है ना, उस संयुक्त बैठक के जो नियम होंगे, संयुक्त बैठक के नियम कौन बनाता है बच्चों बताओ? राष्ट्रपति बनाएगा। संयुक्त बैठक के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। कि एक जो संयुक्त बैठक होगी ना, उसमें क्या क्या नियम लागू होंगे, जैसे कि मैंने बताया ना अभी, अगर अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो सभापति, ये नियम ही तो है। क्या है? नियम ही है। तो संयुक्त बैठक के नियम राष्ट्रपति बनाएगा, और राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति से परामर्श लेगा, ध्यान रखना है। चौथा बिंदु आपने पढ़ा था कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति करेगा, और अगर उपसभापति नहीं है तो संसद द्वारा तय किया, मतलब दोनों सदनों के द्वारा तय किया जाएगा। पर लोकसभा अध्यक्षता करेगा, इसका उल्लेख तो संविधान में है, इसका उल्लेख तो संविधान में है, परंतु उपसभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति और इनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ है बताओ जरा? नियमों में लिखा हुआ है। इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, नियमों में है, और इसका उल्लेख संविधान में है। समझ में आया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करती हूं मेरे जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आया था, मैं उम्मीद करती हूं उन बच्चों को अब समझ में आया होगा। अब देखो अनुच्छेद 119 को एक छोटे से सिंपल से फॉर्म में समझाऊंगी मैं। ये ज्यादा एक्चुअल में पूछा नहीं गया और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर थोड़ा सा देख लो क्या है। संसद में जो वित्तीय कार्य होते हैं ना, संसद में वित्तीय कार्यों, संसद में वित्तीय कार्यों संबंधी, वित्तीय कार्यों से संबंधित जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया विधि द्वारा विनियम की जाती है। ये मैंने एज इट इज वो लाइन लिख दी जो संविधान में लिखी है। हो सकता है
कुछ बच्चों को फिर दिक्कत आई हो कि मैडम ने क्या लिख दिया, सिंपल सी लाइन में समझ लो। वित्तीय कार्य मतलब पैसे से संबंधित, धन विधेयक है, संचित निधि है। तो वित्तीय जो काम किए जाएंगे संसद के द्वारा उसको कितने समय में होंगे, उन वित्तीय नियमों, उन वित्तीय कार्यों के लिए जो नियम होंगे वह संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे। विधि का मतलब कानून, विधि का मतलब होता है कानून। तो संसद में जो पैसे से संबंधित जो काम होंगे ना, वित्तीय कार्य, उन वित्तीय कार्यों के लिए संसद जो है वो विधि बनाएगी, नियम बनाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। बिल्कुल। संचित निधि क्या है? देखो, संचित निधि एक तरह से एक ऐसा कोष, एक ऐसी तिजोरी है जिसमें यूं कह सकते हो जितना भी जनता का पैसा संचित निधि में जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, आप लोग कोई एग्जाम की फीस फिलअप करते हो या टैक्स देते हो, सारा संचित निधि में जाएगा। और जैसे जनता के लिए, जैसे आप मान लो बेरोजगारी भत्ता है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आपके लिए जैसे कि सैलरी है आपकी, वो सारी संचित निधि से निकलती है। तो मान लो जितना भी पैसा संचित निधि में निकलेगा, जनता के लिए मतलब जनता ही डालती है और निकालती भी जनता ही है, वो संचित निधि होती है। अनुच्छेद 119 को सिंपल से समझना, सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने। जो वित्तीय काम होंगे ना उनके नियम संसद बनाएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? अनुच्छेद 120। देखो अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद जो है वह अपनी कार्यवाही दो भाषाओं में करता है, दो भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित करेगा। अनुच्छेद 120 में क्या है? आपातकाल में नहीं बलराम, आपातकाल में नहीं, मतलब संचित निधि से पैसा तो हर बार ही काम में आता है। बिल्कुल, तो समझो अनुच्छेद 120 कहता है संसद अपनी जो कार्यवाही है वो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में करता है, दो भाषाओं में करता है। अब आगे एक बात और समझना, पॉइंट को एक पॉइंट और समझो। अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से अन्य मातृभाषा में भी अपने विचार रखे जा सकते हैं। देखो होता क्या है, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। जरूरी नहीं है जितने भी सांसद हो उनको अंग्रेजी और हिंदी आए। भाई मुझे बताओ, हो सकता है कि एग्जाम्पल लो, तमिलनाडु है, केरल है, ये जो अपने साउथ के जो राज्य हैं, यहां से जो सांसद आते हैं, अब सांसद तो जरूरी नहीं है एजुकेटेड हो इतने, इंग्लिश आएगी नहीं वैसे, और हिंदी उनको आती नहीं है। अब हिंदी उनको आती नहीं है, अंग्रेजी उनको आती नहीं है, और उन्हें अगर अपने विचार रखने हैं तो वह कौन सी भाषा में अपने विचार रखेंगे? अब आप ये मत कहना कि मैडम ऐसे सांसद क्या काम के जिनको अपनी हिंदी जो हमारी मूल भाषा है वो नहीं आती और अंग्रेजी भी नहीं आती। तो बिल्कुल ऐसे कुछ सांसद होते हैं जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों नहीं आती। वह सांसद अपनी मातृभाषा, जो भी उनकी अन्य भाषा, जैसे कि तेलंगाना में अलग है, आपके केरल में अलग है, तो वो अपनी उन भाषाओं में भी विचार रख सकते हैं अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से। समझ में आया? तो तीन चीज ध्यान रखनी है, कार्यवाही अंग्रेजी और हिंदी में चलती है, और आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी को अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही नहीं आती तो आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से अन्य मातृभाषा में भी अपने विचार रखे जा सकते हैं, अन्य मातृभाषा में भी अपने विचार रखे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 120 भी क्लियर? देखो बच्चों, ऐसे जो पॉइंट है ना वो तुम्हें कहीं भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121 क्या कहता है? अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122, बस ये दो आर्टिकल अपन और पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कल चर्चा करेंगे सत्रों पर। तो अनुच्छेद 120 क्या कहता है समझो। आपके यहाँ जो एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों द्वारा किया गया कोई भी कार्य है, तो उस कार्य पर संसद कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती है, या उन न्यायाधीशों के आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। हमारे पॉइंट को बड़ी ही गहराई से समझना। हमारे यहाँ की जो संसद है, या कह सकते हैं जो शासन व्यवस्था है पूरे देश की, उसमें शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया, जहां सबको अपनी अपनी शक्तियां बांट दी, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। उन्हीं शक्तियों में एक बात और ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो भी कार्य करती है, जो भी कार्य करेंगी, उसको लेकर संसद कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती, सिवाय एक बात को छोड़कर, जब न्यायाधीशों को पद से हटाना होगा ना, जब न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात आती है, वहां वो उनके आचरण पर विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, जब हटाएंगे तब टिप्पणी की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है, परंतु अगर सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों पर कोई भी कमेंट या कोई भी टिप्पणी या कोई भी बात संसद द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। अब यहां समझना, यहां उल्टा है। उल्टा कैसे? यहां कह रहे हैं कि न्यायपालिका संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। मतलब ऊपर तो क्या है, ऊपर क्या लिखा है, संसद जो है वो न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करेगा, कमेंट नहीं कसेगा। ठीक है ना। नीचे क्या लिख दिया, न्यायपालिका भी संसद को लेकर कुछ नहीं करेगी। संसद अपने सदन में किसी भी प्रकार का विधेयक बनाए, कुछ भी करे, कार्यवाही के दौरान जब काम चल रहा होगा तब उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। बच्चों एक बात गौर फरमाना, जैसे कि मान लो संसद में कोई ऐसा विधेयक रख दिया जो संविधान का उल्लंघन करता है, विधेयक रखा और संसद में वो विधेयक पारित लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया। अब देखना, गौर करना, जो न्यायपालिका है उसको पता है कि जो संसद कानून बना रही है वो गलत है, परंतु आपका न्यायाधीश, जो न्यायपालिका है, वो चुप रहेगी, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, वो कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती, वो कार्यवाही में बोल नहीं सकती, वो चुप रहेगी। फिर संसद उस विधेयक को कानून बना देगा और आपके जो प्रधानमंत्री है उस कानून को लागू कर देंगे। अब वो कानून लागू होने के बाद में, ध्यान रखना, कानून लागू होने के बाद उसकी जांच करेगा और जांच में सर्वोच्च न्यायालय जांच करते ही कह देगा कि यह संविधान का उल्लंघन करता है, इस बिल को रद्द किया जाए। बोलो, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा ने इतनी मेहनत से बिल बनाया, विधेयक बनाया, ठीक है, और एक झटके में न्यायपालिका ने मना कर दिया। वो न्यायपालिका पहले भी तो बोल सकती थी कि भाई तुम गलत बना रहे हो, तुम बनाते ही नहीं। अरे एग्जाम्पल से समझो, एक उदाहरण से समझना कि घर में सब्जी बन रही है, सब्जी में पहले तो मम्मी ने नमक डाल दिया और फिर बाद में याद आया तो मम्मी तो चली गई, अब सब्जी दादी ने बनाई तो दादी को लगा मैंने नमक नहीं डाला, तो क्या किया, दादी जी ने नमक डाल दिया। अब होगा क्या, ध्यान रखना, पिताजी बैठे हैं, वो किचन के बिल्कुल बाहर बैठे हैं और उनको पता चल गया कि मम्मी मतलब जो धर्मपत्नी जी है उन्होंने भी नमक डाल दिया और माता जी है उन्होंने भी नमक डाल दिया, नमक ज्यादा है और गलत है नमक। वो बोलेंगे नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं और जब उन्हें खाने के लिए वो सब्जी दी जाएगी ना, तब वो खाते वक्त क्या कहेंगे, सब्जी में नमक ज्यादा है। तो आपका जवाब क्या होता है पहले, कि पहले बता देते, तो बोले पहले मैं क्यों बताऊं, मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही संसद अपना काम कर रही है, न्यायपालिका चुपचाप देख रही है, बोलेगी नहीं, पर जब वो काम करके तैयार हो जाएगा, वो कानून लागू हो जाएगा, लागू होने के बाद संसद अपनी कार्यवाही करेगी और जांच करेगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर। अनुच्छेद 121 में लिखा है संसद न्यायपालिका के ऊपर, संसद जो है वो न्यायाधीशों पर टिप्पणी नहीं करेगी। संसद न्यायाधीशों पर टिप्पणी
नहीं करेगी। और 122 क्या कहता है? न्यायालय, जो न्यायालय है वह संसद पर टिप्पणी नहीं करेगा, मतलब संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 121, 122 क्लियर। एक छोटा सा और चलो आर्टिकल डिस्कस कर ही लो, कुछ हो सकता है आज बच्चे नए हो हमारे पास। अनुच्छेद 123, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें उल्लेख अध्यादेश का है। किसका उल्लेख मिलेगा? अध्यादेश का। तो अध्यादेश जब हमारे यहाँ सत्र नहीं चलता, दोनों सदन में सत्र नहीं चलता और अचानक फटाफट कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है, जब अध्यादेश नहीं चल रहा और फटाफट कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है। कानून बनाया जा सकता है। आया पॉइंट समझ में? जब सत्र नहीं चलता, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही और अचानक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश एक ऐसा प्रक्रिया है, अध्यादेश एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रपति, केवल और केवल राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से कानून बनाकर लागू कर सकता है। ठीक है? यह अनुच्छेद 123। इसमें आपकी जो संसदीय प्रक्रियाओं की जो सामान्य मुझे आपको जो जानकारी देनी थी वो मैं आपको दे चुकी हूं। कल हम जो है वो चर्चा करेंगे सत्रों पर, कितने प्रकार के सत्र होते हैं, उन सत्रों में क्या प्रश्नकाल होता है, क्या शून्यकाल होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार के प्रस्ताव उसमें रखे जा सकते हैं। कल जो है वो पूरी चर्चा होगी आपके सत्रों के ऊपर, प्रश्नकाल के ऊपर, शून्यकाल के ऊपर, प्रस्तावों के ऊपर। निश्चित रहो, संसद का ये जो पार्ट है वो बहुत से बच्चों को बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है, पर ऐसा नहीं होगा, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूं। निश्चिंत रहो। कुछ बच्चे बीच में कह रहे थे मैम पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैं कवर कंप्लीट करवाऊंगी, मेरी टेंशन है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, मेरी टेंशन है, पूरी करवाऊंगी, निश्चिंत रहो। सुरेंद्र जी कह रहे हैं राजस्थान, तो राजस्थान जो पॉलिटी है वो लगभग हमें 10 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। मैम क्या कह रहे हैं, कानून कब तक रहेगा? अध्यादेश का कानून जो है, अब देखो मैं इस पॉइंट को लंबा नहीं खींचूंगी, जो अध्यादेश है वो 6 माह में सत्र में रखना आवश्यक और 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक होता है। 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक होता है। शाम को 7 बजे क्वेश्चंस के साथ में मिलूंगी मैं आपको। नहीं हुसैन जी, मैं जो है वो सीकर से लाइव हूं आपके पास में। आज की पीडीएफ डाल दी या फिर डल जाएगी, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, डल जाएगी। बाकी आज जल्दी क्लास खत्म हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं। कल भी, अच्छा कल थोड़ी लंबी चल गई थी, कल क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी चली गई थी क्योंकि हमने राज्यसभा कंप्लीट किया था। अभी अगर मैं तुम्हें और पढ़ा दूंगी तो थोड़ा सा हाई डोज हो जाएगा। आज जो मैंने 1 घंटा पढ़ाया ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो मैं आप ये चाहती हूँ कि आज जो हमने 1 घंटा पढ़ा है ना, आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों के लिए ये नया था। कल की पीडीएफ प्रधानमंत्री की मैं टेलीग्राम पेज पे डाल चुकी हूँ। झाबरमल जी, आज नहीं है साइको की क्लास, आपको कल मिल जाएगी। बाकी उस पे आप टेलीग्राम पे देख लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। बिल्कुल नंद किशोर जी, आप ही लीजिए चाय। तिवारी जी, क्लास जो है वो 3 बजे स्टार्ट होती है। आज की पीडीएफ मैं देखती हूँ, मिल जाएगी, निश्चिंत रहो। आज का पीडीएफ जो है वो संसद के ऊपर होगा। बिट्टू जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित, पीडीएफ अपना टेलीग्राम पेज है, टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आपको मिलेगी श्रीराम EDU @15200। बिल्कुल सुनील ढाका जी, आपको क्लास पसंद आई? ऑल इन वन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी, संजय जी, अभी इंग्लिश क्लास का नहीं है। विजेंद्र जी, पॉलिटिकल तो अभी शुरू हुई है, अभी खत्म होने की बात कैसे हो गई?
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी टेलीग्राम पेज का जो है नाम, चैनल भेजे भाई, टेक्निकल डिपार्टमेंट चैनल भेजे। विशाल जी, आपको क्लास अच्छी लगी? बिल्कुल, मैं ये जानकर बहुत खुश हूं। बिल्कुल, आप सबको मजा आया, मुझे भी आप सबको पढ़ाने में बड़ा ही आनंद आया। लाइक कर दिया सबने? जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आप सबसे अनुरोध मेरा ये है कि जितने ज्यादा बच्चे हो सके उतने बच्चे जोड़ लो। जो भी आपके नॉन है, आरएस की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, प्लीज उन सब बच्चों को मेरे साथ जोड़ें। मैं वादा करती हूँ पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपकी जो क्लासेस मैं कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ उनमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। मैं मेरा बहुत बेस्ट दे रही हूँ आपकी क्लासेस में, कोशिश करती हूँ क्वेश्चंस बाहर नहीं हो। बिल्कुल अविनाश जी, 394 का भी मैं आपको बता दूंगी, मेरी टेंशन है। कमलेश जी गुजर, क्लास जो है हमारी 3 बजे रहेगी, 7 बजे। आर के ब्रदर्स, एक्चुअल में आर के जी जो 6 बजे वाला स्लॉट है वो एक बार जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 से 6 साइको शुरू होगी, तो वो 6 बजे शुरू नहीं हो पाती। 5 से 6 साइको जैसे कि थोड़ी लंबी चली जाएगी, 6:15 6:30 तक, तो 7 बजे ही रह पाएगी। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। पवन जी, पीडीएफ टेलीग्राम पेज पे मिलेगी। टेलीग्राम पेज है shriram.edu@15200। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अविनाश जी, बिल्कुल मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी मैंने शुरू कर दिया तो फिर वो टॉपिक काफी लंबा खिंच जाएगा। राज क्या पूछना चाह रहे हैं? वित्तीय वर्ष 112 है, अनुच्छेद 112 है, ठीक है ना। एक रुपए मिलाकर 2 रुपए होता है ना, तो बजट में ऐसे तो पैसे की तो बात होती है, तो 112 बजट आपको मिलेगा 112 में। क्या पूछ रहे हैं पुनीत जी? मैं समझी नहीं। कमलेश गुजर जी, आप नए स्टूडेंट? बिल्कुल, काफी सारे बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं। अब मैं सूचना दे देती हूँ, जो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, क्लासेस कंप्लीट, क्लास मेरी आज की कंप्लीट हो चुकी है, आप फ्री हो सकते हो। और वैसे आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। बजट पेश कौन करता है? देखो, बजट पेशी की अनुमति राष्ट्रपति से ली जाती है, और आप जैसा कि देखते हैं जो हमारा वित्त मंत्री है वो बजट को बोलता है, जो वाचन होता है वो आपके वित्त मंत्री करता है। और ये डिपेंड करता है कौन करे, जैसे राज्यों में आप देखो मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है ना। तो पेश जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से होता है, या तो वित्त मंत्री करता है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं भवानी प्रजापत जी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति एक तरह से ओपन तो हो गया, पर जैसे जैसे केसेस और मिल रहे हैं ना, तो कंडीशंस जो है वो कर्फ्यू में थोड़ा बदल रही हैं। तो सीकर अभी केवल मैं ही आपके लिए अवेलेबल हूँ, मंडे का नहीं कर सकती मैं कमिटमेंट, ठीक है। एक जनरल साइंस की शायद आपकी जो क्लासेस है वो वेडनेसडे से या थर्सडे से शुरू हो जाएंगी, लग जाएंगी सारी क्लासेस, निश्चिंत रहो। क्योंकि आप लोग जो है, अविनाश जी, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उस वक्त हमारी संसद नहीं थी, तो जो संविधान सभा थी ना, उसने संविधान संशोधन किया था। बिल्कुल सोना जी, बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी, क्लियर कीजिए पॉइंट को। संविधान संशोधन 1951 में पहला हुआ था, तो उस वक्त लोकसभा राज्यसभा थी नहीं, तो संविधान सभा द्वारा संशोधन किया गया था। रिट में कितने नंबर की पॉलिटिकल आती है? देखो, एसएसटी में आती है तो वो उसमें डिपेंड नहीं होता, नंबर कहीं फिक्स नहीं है। कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कई बार पॉलिटिकल के, कई बार ज्योग्राफी के, कई बार बराबर बराबर रेशो रह जाता है। अविनाश जी, मैं जवाब दे चुकी हूं, संविधान सभा द्वारा किया गया था पहला संविधान संशोधन। बिल्कुल प्रवीण जी, आप नए हैं। अब क्लास 7 बजे होगी।
अब जो क्लास है वो 7 बजे होगी और 7 बजे मैं केवल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, 3 बजे जो है वो पॉइंट अपना पढ़ाई का रहता है। 7 बजे हमारा जो पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा, क्वेश्चंस का सिलसिला रहेगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। सुनील जी, राधेश्याम जी, बिल्कुल जो बच्चे, प्रकाश सैनी जी, पार्लियामेंट कब बनी थी? देखो, पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा है वो 1952 में गठित हुई थी चुनाव के बाद। और अगर भवन निर्माण की बात करते हो उसके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो 1927 में आपका भवन निर्माण हो गया था पार्लियामेंट का। संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे अविनाश जी, पर यह ध्यान रखो जब संविधान संशोधन हुआ था ना, तब उस वक्त अध्यक्षता जो है वो जीवी मावलंकर ने की थी, क्योंकि वो कानून परिवर्तन की बात थी। संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो अध्यक्षता है, उस वक्त जब सदन की अध्यक्षता की बात आई तो वो जीवी मावलंकर ने की थी। ममता शर्मा जी, आज नहीं है साइको की क्लास, मोस्टली कल से या मैं परसों से शुरू कर दूंगी। आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा, आपको सुबह रिमाइंडर मिल जाएगा, या कह सकते हैं सुबह क्लास प्लान मिल जाएगी। जैसे ये प्लान मिलती है ना आपको कि 3 बजे होगी, जैसे साइको की क्लास प्लान मिल जाएगी। फिजिक्स जनरल साइंस में आ जाएगी बच्चों। हाँ सुनील, क्लास रेगुलर रहेगी। जो बच्चा जाना चाहता है, फ्री होना चाहता है, फ्री हो जाओ आराम से। क्लास खत्म हो चुकी है, बस मैं तो बच्चों से वार्तालाप कर रही हूँ। उनके कुछ डाउट्स रहते हैं, उन्हें कुछ जानने की इच्छा रहती ही है, तो मैं बस वही उन्हीं के जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल संस्कृत क्लासेस जी, इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद आपका। विशाल जी, अभी नहीं है, आप जो कह रहे हैं अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा में ध्यान रखना पड़ता है लॉकडाउन का। बिल्कुल बिल्कुल, पीआर परमार जी जो है उन्होंने सही दिया जवाब। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, मैं यही चाह रही हूं कि आईएएस प्री, आरएस प्री, फर्स्ट ग्रेड, रिट, पटवार, कांस्टेबल, कोई भी लेवल जो है वो मेरे इस वीडियो से अछूता नहीं रहे। आपको सभी को एक तरह से लेवल सब मैंने सारा मेंटेन कर रखा है। सुमित्रा जी, अभी नहीं हो रही है मैथ की क्लास, अभी केवल पॉलिटी की क्लास चल रही है। सोनू, क्लास 3 बजे होती है, 3 से 4, 4:30 तक रहती है। मौलिक कर्तव्य 1946 में हुए, मतलब जोड़े गए थे। कर्तव्य मूल संविधान में तो थे नहीं ना, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संतो रोहितास जी, पॉलिटिकल एक्चुअल में क्या एनटीपीसी में करंट का जीके का वेटेज है, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आने को 2 प्रश्न आ सकते हैं, आने को 5 भी आ सकते हैं, आने को 1 भी नहीं है। एक फ्रेंकली अपन बात करते हैं। सुनील ढाका जी, 80 में राज्यसभा, 81 में आपका लोकसभा है। और कौन? गुजर जी, इकोनॉमिक्स की क्लास एक्चुअल में क्या, इकोनॉमिक्स हर एग्जाम में करंट के अफेयर्स के रूप में आती है, तो वैसे प्रॉपर नहीं है। मैंने 46 बोल दिया कि 76 है, 76